हेलो स्टूडेंट्स, तो हम बात करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चैप्टर नंबर 3 जो है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण कौन सा है? रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो, चैप्टर को अपन पढ़े हैं उससे पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए इस चीज़ का, तो बता देता हूँ मैं आपको। देखो, दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो, चर क्या होते हैं? चर और अचर दो क्वांटिटी है अपने पास में। एक तो है चर मतलब वेरिएबल्स, इंग्लिश में इनको अपन क्या बोलेंगे? वेरिएबल। और अचर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इनको बोलते हैं अपन कांस्टेंट। तो देखो, चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं? बिल्कुल सिंपल सी बात, जिनकी वैल्यूज चेंज होती रहती है उनको तो अपन बोलते हैं वेरिएबल्स, और जिनके मान क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, उनको अपन बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यूज। बिल्कुल सिंपल सी बात है। जैसे देखना, अगर मैंने लिखा x y z, तो देखो x y z के मान क्या होते हैं? कभी भी कुछ भी आ सकते हैं, तो इनके मान चेंज होते रहते हैं। इनको तो अपन क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। और जैसे मान लो मैंने लिखा 5 10, तो ये क्या है? एक फिक्स वैल्यूज होती है। 5 एक फिक्स वैल्यूज है, तो उनको अपन क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर जो है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखो, नाम से ही पता चल रहा है अपने पास में चर कितने होंगे? दो चर होंगे, मतलब एक x भी होगा और एक y भी होगा। इस चैप्टर में अपन जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं उन सभी क्वेश्चंस के अंदर दो चर होंगे, एक x होगा और दूसरा y हो जाएगा। ठीक है, और फिर इन्होंने बोला है रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। देखो, लीनियर इक्वेशन का मतलब ये होता है कि जो भी चर होते हैं, ये अपन ने 9th क्लास में पढ़ लिया है कि लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है? जो भी चर है उन चर की घात कितनी हो? एक हो, तो ही उसको क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं अपन। ठीक है ना। और अगर अपन उसको ग्राफ में बताए, एक्स वाई फैक्टर में अगर अपन उस लाइन को बताए, तो वो लाइन एकदम क्या बनती है? स्ट्रेट बनती है। किसके लिए? लीनियर इक्वेशन में बनती है। मतलब आपको पता चल गया होगा। देखो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने मान लो लिख लिया x + 5 = 0 लिखा है, x + 5 = 0 लिखा है। तो एक बात चेक करना, x + 5 = 0 लिखा है, इसमें चर की संख्या कितनी है? एक है। केवल कौन है? x। और x की घात कितनी है? कुछ नहीं होती है, तो क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ पे x की घात 1 है, इसीलिए इसको अपन कौन सी समीकरण बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। इसको अपन रैखिक समीकरण बोलेंगे। अब देखो, जैसा कि आपको पता है कि इस चैप्टर में अपने को दो चर वाले चाहिए। इसमें चर कितना है? एक ही है, जबकि अपन इस चैप्टर में कितने चर पढ़ेंगे? दो चर पढ़ेंगे, इसलिए x भी आएगा, y भी आएगा, और ये अपने पास में अचर भी आएगा। तो ये जो होती है, ये अपने दो चर वाली रैखिक समीकरण हो गई। क्योंकि देखो, दोनों चर है, दोनों चर के ऊपर घात कितनी चल रही है? एक और एक चल रही है, इसीलिए इस समीकरण को अपन क्या बोल सकते हैं? दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म। बात पता चल गई। चलो, तो देखो, इस चैप्टर के अंदर जो अपने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, उसका एक जनरल फॉर्मूला है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। अपन ax + by + c = 0, ये जो फॉर्मूला है, ये आपका कौन सा? लीनियर इक्वेशन जो है उसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब x के आगे जो भी लिखा होगा वो a हो जाएगा, y के आगे जो भी लिखा हुआ होगा वो b हो जाएगा, और बाकी कांस्टेंट हो जाएगी। जो आपका अचर होता है वो वैल्यूज जो होगी वो c के यहाँ पे आ जाएगी। ये बात भी क्लियर हो गई। अब देखना, अब इस चैप्टर के अंदर अपन x और y के मान ज्ञात करेंगे। किसके मान निकालेंगे? x और y के मान ज्ञात करेंगे। x के और y के मान, x के और y के मान ज्ञात करेंगे। तो देखो, x और y के जो अपन मान निकालेंगे वो अपन इस चैप्टर में 4 मेथड से निकालने वाले हैं। इसकी 4 विधियां हैं, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे फर्स्ट विधि जो है इसकी, वो होगी अपने पास में ग्राफिकल मेथड। हिंदी में अपन इसको बोलेंगे ग्राफीय विधि। सेकंड जो होगा वो होगा अपने पास में सब्स्टिट्यूशन मेथड को अपन हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रतिस्थापन विधि। और जो थर्ड आएगी वो होगी अपने पास में एलिमिनेशन मेथड। और इसको अपन इंग्लिश में, हिंदी में बोलेंगे विलोपन विधि। कौन सी विधि होगी? ये विलोपन विधि। और एक लास्ट जो आएगी वो होगी अपने पास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 4th नंबर का जो है वो है अपने पास में
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, हिंदी में अपन इसको बोलेंगे वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। तो ये बात पता चल गई होगी कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, x और y के मान ज्ञात करेंगे और उनकी 4 मेथड होगी अपने पास में। सबसे फर्स्ट जो होगी वो होगी ग्राफिकल मेथड, ग्राफीय विधि। सेकंड जो होगी वो सब्स्टिट्यूशन मेथड होगी, प्रतिस्थापन विधि। थर्ड जो पढ़ेंगे अपन वो एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि पढ़ेंगे। और उसके बाद में अपन पढ़ने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि। ये बात क्लियर हो गई? चलो इसको नोट डाउन कर दो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब अपन बात करते हैं x और y के जो अपन मान निकालने वाले हैं। तो जो x और y के जो अपन मान निकालेंगे वो किस पे डिपेंड करेंगे, कैसे आएंगे, तो उसकी जो प्रकृति है उसके बारे में अपने को पता करने के लिए 3 चीज़ें मैं आपको सामने बता रहा हूँ, उसको ध्यान में रखना। देखो हमारे को 2 समीकरण जो होगी, 2 समीकरण को क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा, तुलना करनी होगी। और तुलना अपन अपने जनरल फॉर्मूला जो होता है उससे करेंगे। अपना जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ax + by + c = 0। ये अपने पास में जनरल फॉर्मूला है। अपने को 2 समीकरण दे रखी होगी और 2 समीकरण को अपन तुलना करेंगे ax + by + c = 0 से, और उससे अपन a1, b1 और c1 निकालेंगे। देखो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके लिए तो a1 हो जाएगा, ये b1 हो जाएगा और ये c1 हो जाएगा। मतलब x के आगे वाली वैल्यूज क्या होती है, a1। तो मेरे पास में यहाँ से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ a1, b1 और c1 से, इसको कंपेयर करूँ तो x के आगे वाला a1 होता है। तो मेरे पास में a1 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे a1 का मान हो जाएगा 2। ऐसे मेरे पास में b1 का मान कितना हो जाएगा, जो y के आगे आ रहा है वो b1 है। y के आगे कितना है, कुछ नहीं लिखा होता, 1 होता है। तो अपने पास में b1 का वैल्यू 1 हो जाएगा। और c1 जिसमें x और y दोनों नहीं है वो c1 हो जाएगा, तो 160। तो c1 = माइनस का 160, क्योंकि इसको इधर लाओगे तो प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ऐसे ही अगर अपन इधर से इसकी वैल्यू निकालें तो यहाँ से मेरे पास इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, मेरे पास में a2 बराबर आ जाएगा 2, b2 बराबर मेरे पास में कितना आ जाएगा 1, और c2 मेरे पास में कितना आ जाएगा माइनस के 150। तो देखो a1, b1, c1 अपने पास में निकल गया है, a2, b2 और c2 का मान अपने पास में निकल गया है। अब देखो अगर मैं इन दोनों समीकरण को सोल्व करूं तो मेरे पास में x के कितने मान आएंगे, या x के कोई मान आएंगे भी या नहीं आएंगे, या x के जो मान है वो बहुत सारे आएंगे। तो उसको चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखना इधर 3 चीज़ें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ से a1/a2 निकाल सकते हैं ना, यहाँ से मैं a1/a2 निकालूंगा तो कितना आएगा, चेक करो। a1/a2 बराबर a1 का मान कितना है 2 और a2 का मान कितना है 2, तो 2/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। मतलब मैंने a1/a2 निकाला। ये अगर बराबर नहीं आए b1/b2 के, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भी अपन ग्राफ के अंदर लाइनें बनाएंगे, दोनों लाइनें, एक तो L1 लाइन है और एक अपने पास में ये कौन सी लाइन है, L2 लाइन है। तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। ये L1 और ये L2 दोनों एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, दोनों एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। तो देखो जहां ये प्रतिच्छेद करती है वहीं पे इसका x भी निकल जाएगा, वहीं पे इसका y भी निकल जाएगा। तो यहां से अपने को एक क्या मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। x का भी एक मान मिलता है और y का भी एक मान मिलता है, क्योंकि दोनों समीकरण एक जगह पे काट रही होती है, इसीलिए अपने को x का कितना मान मिलेगा, एक मान मिलेगा। किसके अंदर, जब अपन a1/a2 नहीं आएगा अपना बराबर किसके, b1/b2 के। तो इसका मतलब क्या है, जो रेखाएं होती है वो क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्टिंग लाइन मिलती है अपने को। कौन सी लाइन मिलती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब हिंदी में बोले तो प्रतिच्छेदी रेखा है। इन रेखाओं को क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा है। और अपने को एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। जब भी ऐसी चीज आएगी तब अपने को क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, मतलब अद्वितीय हल। x भी अद्वितीय आएगा और y भी अपने पास में अद्वितीय हल मिल जाएगा। ये बात आ गई समझ में। अब इसका सेकंड करते हैं कि मान लो a1/a2 निकाला और b1/b2 निकाला, दोनों बराबर आ गए तो अपन c1/c2 भी निकालेंगे। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको कि मैंने a1/a2 निकाला, वो बराबर आया b1/b2 के, और वो भी बराबर आ गया c1/c2 के। अगर ये कंडीशन हो गई, मतलब तीनों क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसको अगर अपन ग्राफ में बनाएं, पहले तो क्या कर रही थी, एक दूसरे को काट रही थी, लेकिन अब अगर मैं इसको ग्राफ में बनाऊंगा तो दोनों लाइनें क्या होगी, एक दूसरे के ऊपर बनेगी। जो पहली लाइन है उसके जस्ट ऊपर कौन सी बन जाएगी, दूसरी लाइन बन जाएगी। मतलब L1 और L2 दोनों समपाती होगी, कॉन्सिस्टेंट होगी। कौन सी होगी, दोनों लाइनें कॉन्सिस्टेंट होगी। हिंदी में बोले तो ये होगी समपाती।
दोनों एक दूसरे के ऊपर बनेगी। और देखो दोनों एक दूसरे के ऊपर है तो अपने को कितनी जगह पे काट रही है, सब जगह काट रही है, इसलिए यहाँ पे अपने को बहुत सारे सॉल्यूशन मिलते हैं, मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे। यहाँ पे अपने को सॉल्यूशन कितने मिलेंगे, मेनी सॉल्यूशन मिल जाएंगे, मतलब यहाँ पे अनेक हल मिलते हैं अपने को। जब भी आपके पास में a1/a2 बराबर आ जाए b1/b2 बराबर c1/c2 आ जाए, तो रेखाएं क्या करती है, एक दूसरे के ऊपर होती है, और एक दूसरे के ऊपर होगी तो सभी जगह काट रही है, इसीलिए अपने को मेनी सॉल्यूशन मिलते हैं, अनेक हल मिल जाते हैं। ये बात भी क्लियर है। चलो नेक्स्ट जो है, अगर मान लो मैंने a1/a2 निकाला, वो तो b1/b2 के बराबर आया, लेकिन अगर ये c1/c2 के बराबर नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि जो दोनों लाइनें हैं वो दोनों लाइनें पैरेलल है, वो दोनों लाइनें क्या है, समांतर है। अगर पैरेलल लाइन है तो देखो पैरेलल लाइन एक दूसरे को काटती है क्या, कभी नहीं काटती है, और अगर पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटती है तो हमारे को कोई आंसर नहीं मिलेगा, मतलब हम कितनी भी कोशिश करते हैं हमारे को x और y का मान ज्ञात नहीं कर सकते। तो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो अपन इसको बोलेंगे कि दोनों लाइनें कौन सी है, पैरेलल लाइनें हैं, दोनों समांतर रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं है, समांतर रेखाएं। और अगर वो समांतर रेखाएं है तो हमारे को क्या मिलता है, नो सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन, हमारे को कोई हल नहीं मिलेगा, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ये बात क्लियर हो गई। तो ये तीन कंडीशन मैंने लिखी है, वापस एक बार आप चेक कर लेना कि भाई जब भी a1/a2 बराबर नहीं आएगा b1/b2 के, तो अपन क्या बोलेंगे कि दोनों लाइनें क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, एक दूसरे को काट रही है। तो उस टाइम अपने को यूनिक सॉल्यूशन मिल जाता है, एक x का और एक y का मान मिल जाएगा। जबकि अगर a1/a2 बराबर आ गया b1/b2 के, तो अपन c1/c2 निकालेंगे। तो c1/c2 भी अगर बराबर आ गया तो वो कॉन्सिस्टेंट रेखाएं हो जाएगी, मतलब समपाती रेखाएं है, एक दूसरे के ऊपर बन रही है, बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे अपने को, मेनी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। और अगर c1/c2 इन दोनों के बराबर नहीं आया तो रेखाएं क्या है, पैरेलल है, कभी नहीं मिलेगी, तो हमारे को कभी आंसर नहीं मिलेगा। ये इसकी प्रकृति हो गई। तो इसके लिए भी आप चेक कर सकते हो, इसके लिए भी आप चेक कर सकते हो। देखो अपन ने a1/a2 निकाला तो 2/2 1 आ गया। अगर मैं b1/b2 निकालूंगा तो भी ये भी कितना आ रहा है, देखो 1 आ रहा है। अगर मैंने b1/b2 निकाला तो 1 के अपॉन में 1, ये भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये दोनों बराबर हो गए तो अपन c1/c2 भी निकालते हैं। देखो c1/c2 निकालेंगे, 160 के बटा में 150 रखोगे तो क्या 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब कौन सी कंडीशन हो रही है, कंडीशन ये हो रही है। ये कंडीशन कौन सी है, a1/a2 तो बराबर आया b1/b2 के, लेकिन आपका c1/c2 बराबर आया क्या, नहीं आ रहा है। तो इसीलिए ये रेखाएं क्या होगी, समांतर रेखाएं होगी, और समांतर रेखाएं होगी तो ना तो इसमें x का मान निकाल सकते हैं, ना इसमें अपन y का मान निकाल सकते हैं। दोनों समीकरण को सोल्व करने पर हमारा कोई आंसर नहीं आएगा। क्लियर है, ये बात क्लियर है। चलो इसको नोट डाउन कर दो, फिर अपन आगे एक्सरसाइज में बढ़ते हैं।